हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड की सोल्युबिलिटी को पढ़ा था, लिक्विड में उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी किसी गैस की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे बेटा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सिंपल सी बात है बेटा। अब इसमें क्या करना है, कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो सेम वही चीज़ें आएंगी बेटा। सबसे पहला क्या है, नेचर अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट होगा बेटा, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सबसे पहली बात बेटा, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि हाईली सोल्यूबल होती हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं HCl, ठीक है, SO2, ठीक है, ये सारी गैसेस ले रहा हूं, ठीक है, एटसेट्रा आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है बेटा। रीजन क्या होता है, देखो ये हाईली सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि ये इनके साथ वाटर के साथ क्या करती है, केमिकली रिएक्ट करती है। क्या करती हैं, केमिकली रिएक्ट करती है बेटा, ठीक है। वाटर के साथ क्या करती है, केमिकली रिएक्ट करती है। जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे ही SO2 जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो क्या बनाती है बेटा, ये H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है ना। ऐसे ही CO2 रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है बेटा। यही तो सारी चीजें होती है जो एसिड रेन में पाए जाने वाला एसिड कौन सा होता है, H2SO4, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब H2CO3 में, ठीक है। तो यही तो वो एसिड्स होते हैं जो एसिड रेन में पाए जाते हैं, यानी पानी में इन गैसेस की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेचर की बात, हर एक गैस का नेचर अलग होता है, सिंपल सी बात है। और इसी के अलावा अगर दूसरे एग्जांपल ले लिए जाए, दूसरे एग्जांपल में क्या है बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये इनकी अगर सोल्युबिलिटी देखी जाए तो ये आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। अब देखो कंपेयर ही कर लो, जब ये लेस सोल्यूबल है पानी में, वाटर बहुत ही मतलब ऑक्सीजन वगैरह, ये ऑक्सीजन है, N2 है, H2 है, ये बहुत ही कम सोल्यूबल है, सिंपल सी बात है। इसीलिए क्या होता है कि नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी, क्योंकि देखो ये गैसेस कैसी हैं, डाइएटॉमिक गैस है, ये भी डाइएटॉमिक है, लेकिन यहाँ देखो इन गैसेस के मॉलिक्यूल में अलग अलग क्या है, अलग अलग एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जबकि इन गैसेस के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है ना। ये डाइएटॉमिक है, एटम तो दो ही है ना, ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ भी दो ही एटम है, एक क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग एटम है, यहाँ सेम एटम है, तो इनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है बेटा। इन गैसेस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है, तो नेचर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो क्या है, नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा बेटा, सेकंड थिंग, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा बेटा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब भी बात करेंगे टेम्परेचर की तो इसका इफेक्ट सेम रहेगा एज इट इज, जैसे हमने सॉलिड में एक केस में देखा था ना, वैसे ही सोल्युबिलिटी of gas decreases as temperature increases। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लिख लेना चाहिए, इन लिक्विड डिक्रीज करती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, बिकॉज रीजन क्या है बेटा, बिकॉज जब भी कोई गैस डिसोल्व होती है लिक्विड में, बिकॉज व्हेन ए गैस dissolves in a liquid, it is an exothermic process। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब भी कोई गैस डिसोल्व होती है तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और जब भी डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है तो सोल्यूट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है।
सिंपल सी बात है, ले चटरलियर प्रिंसिपल यही कहता है बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच नेगेटिव होगा सॉल्यूशन का, इसी वजह से क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये दो तो हो गए बेटा हमारे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा क्या था, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब थर्ड पॉइंट जो था हमारा उस टाइम पे वो था प्रेशर का, इसमें भी प्रेशर का बेटा, उसको स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं बेटा प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा। थर्ड वन क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा। देखो, जब भी प्रेशर के इफेक्ट की बात करनी है बेटा, हमें क्या करना है, जब भी प्रेशर के इफेक्ट की बात करनी है तो हमें क्या कर लेना है, एक सिस्टम मान लेना है। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, यहाँ तक तो लिक्विड है और यहाँ है गैस के पार्टिकल। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल है, ये लिक्विड है। ठीक है ना, कुछ गैस के पार्टिकल इसमें मिक्स हो चुके हैं, कुछ गैस के पार्टिकल इसमें क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। ठीक है ना, ये तो पहली कंडीशन। अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर P हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इस वजह से वो दूर दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो जो उनके बीच में खाली जगह होती है वो उसको यूज करके पास पास आ जाएंगे। ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई किया तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ बेटा, दूसरी कंडीशन में पिस्टन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, लिक्विड तो उतना ही था, लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होते ना, बहुत ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, इसकी लिक्विड की सरफेस को टच करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ा है ना बेटा, तो अब क्या है, प्रेशर P2 हो गया है यहाँ पर, पहले P था, P1 मान लो इसको, अब P2 हो गया है। ठीक है, तो प्रेशर जैसे ही बढ़ाया हमने, क्या हुआ, बीच का तो खाली स्पेस था, गैस के मॉलिक्यूल ने वो कम किया, एग्रीगेट हुए, नीचे जब गए तो क्या हुआ, इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड जो लेयर थी उसकी सरफेस के टच में ज्यादा आए, तो ज्यादा मॉलिक्यूल अगर टच में आएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी गैस की क्या हो जाती है बेटा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किसकी, गैस इन लिक्विड की। किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में जब गैस की सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, और ये ली चटरलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है बेटा, ये ली चटरलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है। प्रेशर जैसे ही बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, वो ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड लेयर के टच में आएंगे तो ज्यादा मिक्स होंगे उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, हमारी जो मिक्सिंग है या सोल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो भी बढ़ती चली जाएगी बेटा। ठीक है, तो अब इससे कंक्लूजन में क्या निकाला, विलियम हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, कौन था, विलियम हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक कंक्लूजन निकाला, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टडी किया इस फिनोमेना को, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, गैस इन लिक्विड्स को स्टडी किया, और उसने क्या कहा कि जो अमाउंट है गैस का, जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है ना, उसने क्या कहा था कि जो अमाउंट है गैस का, वो जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना प्रेशर उसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है ना, उसने क्या कहा, सिंपल से सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ बेटा कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई है किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर कितना लगाया गया है। इसका मतलब जितनी गैस डिसॉल्व होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर अप्लाइड के बेटा। ठीक है, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस डिसॉल्व होगी, कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। और अब इस हेनरी ने क्या दिया था, एक हेनरी लॉ दिया था, इसने क्या दिया था, विलियम हेनरी ने क्या दिया था, लॉ दिया था, जिसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये विलियम को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि हम जनरली इसी नाम से पढ़ते हैं इसको, हेनरीज लॉ। इसका पूरा नाम था विलियम हेनरी, हेनरी लॉ दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस, ठीक है, ये क्या कहता है, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। किसमें डिसॉल्व हो रहे, कोई सॉल्वेंट लिया होगा, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है,
of this solvent is directly proportional to the pressure applied on the gas। यानी ये कितनी गैस डिजोल्व होगी, ये किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्वेंट में कोई भी गैस कितनी डिजोल्व होगी, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? प्रेशर ऑफ द गैस। अब किस कंडीशन में? इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम। हम यहां देखो बेटा, हर बार जब ये प्रेशर था तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ थे, कुछ मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व थे, तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक क्या था? इक्विलिब्रियम आया हुआ था बेटा। जैसे ही प्रेशर ऐड किया, कुछ प्रेशर बढ़ाया, तो एक और नया इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। वो इक्विलिब्रियम अटेन होने तक गैस के मॉलिक्यूल वाटर में मिक्स होते चले गए या लिक्विड में मिक्स होते चले गए, और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम आया वो मिक्सिंग बंद हो गई बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सॉल्यूशन के साथ गैस इक्विलिब्रियम में हो तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रेशर अप्लाइड के बेटा। सिंपल सी बात थी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं, जब बात करते हैं तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मास मान लो m है गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर p है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? kp हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? k इंटू पी, k डॉट पी लिख सकते हो, kp लिख सकते हो। k हमारा क्या है? k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा। k हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू, k का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? k किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? देखो, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। किस टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही आता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ये जो नेचर है गैस का उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो सॉल्वेंट है जो उसका नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी के की वैल्यू इन सब चीज़ों पर डिपेंड करने वाली है बेटा। अब जो डाल्टन इसी का समकालीन था, जो डाल्टन था, डाल्टन वो भी इसी का समकालीन था, यानी हेनरी के टाइम पे ही वो भी काम कर रहा था। उसने इंडिपेंडेंटली अलग से एक बात बोली। उसने अपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बोले तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस। उसने सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बात कही थी? डाल्टन ने एक बात कही थी बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, mole fraction of the gas directly proportional to the partial pressure of the gas सिंपल सी बात थी। तो इन्हीं दोनों चीजों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं? हेनरी लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि x क्या था? मोल फ्रैक्शन था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पार्शियल प्रेशर p के इक्वल होगा बेटा। सिंपल सी बात थी। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको मैं k डैश ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने k यहाँ ले लिया तो दूसरा कांस्टेंट अलग होगा, k डैश p आ गया। ठीक है, अब k डैश p की बात करते हैं। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकाल दी तो वो क्या आ जाएगी बेटा? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर को इधर ले आओ तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/k, k डैश इंटू में x मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन तो प्रेशर के। और ये 1/k डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/k डैश को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा kh से। kh से रिप्रेजेंट क्यों किया? क्योंकि ये एक नया कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ? हेनरी कांस्टेंट। kh का मतलब क्या है? ये क्या है? हेनरी लॉज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी कह सकते हो बेटा। ये हेनरी कांस्टेंट रहेगा बेटा kh। ठीक है, kh प्रेशर क्या होगा? अब इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख दूंगा? इस इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होगा? KHX हो जाएगा बेटा। और यही क्या है? हेनरी लॉ होता है बेटा। यही क्या होता है? हेनरी लॉ होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड। यानी जितना पार्शियल प्रेशर है उसके ही इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन। अगर
मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, मान लो मैं पार्शियल प्रेशर को इधर रख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर इधर है और मोल फ्रैक्शन इधर है, मोल फ्रैक्शन इधर है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से निकलेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका मतलब हेनरी लॉ क्या है, वैलिड है, बिल्कुल ही वैलिड है। हेनरी लॉ क्या है बेटा, वैलिड है। सोल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा है और इसका जो स्लोप होगा वही हमें क्या देगा, KH की वैल्यू देगा बेटा। स्लोप हमें क्या देगा, KH की वैल्यू देगा बेटा। स्लोप हमें क्या देगा, KH की वैल्यू देगा। अब देखो बेटा KH के बारे में बात करते हैं। KH जो होगा इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट या तो क्या होगी, ATM होगी या फिर बार होगी, यानी प्रेशर की यूनिट होगी इसके पास, या तो ATM या फिर क्या होगी, बार की यूनिट होगी बेटा KH के पास। दूसरी चीज, सेम टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर क्या है, सेम है बेटा, सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट KH वैल्यू होगी, ठीक है। हर गैस का सेम टेम्परेचर पे जो KH होगा उसकी वैल्यू अलग आएगी बेटा। हर एक गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अलग आएगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो अलग अलग होगी सेम टेम्परेचर पर बेटा। सेम टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी हर एक गैस की क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। अगर एक मिक्सचर ऑफ गैस ले लिया जाए तो मिक्सचर ऑफ गैस में से हर एक गैस अपने लिए एक अलग वैल्यू रखेगी, किसकी, KH की, और वो अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही सोल्यूबल होगी, ठीक है। किसी दूसरी गैस के पार्शियल प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसमें 100 गैसेस हों एक मिक्सचर में, ठीक है ना। हर एक गैस अपने ही पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग बेटा सोल्यूबल होगी, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमने रखी थी x इज टू में 1/KHP, तो जो ये वाली इक्वेशन हमने रखी थी, इससे एक चीज तो ऑब्वियस है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सोल्युबिलिटी। इसका मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, लोअर विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट क्या, मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। हेनरी कांस्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, कि कितना गैस सोल्यूबल है, वो सोल्युबिलिटी का अमाउंट बता रहा है, तो हम उसी को तो कंसंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KH की, उतनी सोल्युबिलिटी गैस की क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, उतनी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक चीज और है बेटा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जितना कम टेम्परेचर होगा ना, गैस की सोल्युबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। गैस की सोल्युबिलिटी लोअर टेम्परेचर पे बढ़ जाती है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं, सोल्युबिलिटी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस हायर होगी कब, जब टेम्परेचर क्या हो, लो हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ यानी जो झीलों में, समुद्र में पानी होता है, उसमें जो लाइफ होती है, यानी मछलियाँ वगैरह जो भी होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो पॉसिबल कब होती है, ज़्यादा टेम्परेचर के मुकाबले वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा कंडीशनल होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर O2 की जो सोल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है बेटा। वो सोल्युबिलिटी क्या होती है, लोअर टेम्परेचर पे बढ़ जाती है। लोअर टेम्परेचर पर O2 की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, एक्वेटिक लाइफ लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा फॉर्मिडेबल होती है बेटा, ठीक है। ओवर टेम्परेचर पर ज्यादा पॉसिबल है, ज्यादा उसको बोल सकते हो तुम, इजी तरीके से रहेगी एक्वेटिक लाइफ, ज्यादा अच्छी रहेगी। कब, जब टेम्परेचर लोअर हो, क्योंकि वहां सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ना बेटा, तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब सोल्युबिलिटी घटी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है बारी बेटा कि इस हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं हो, उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है बेटा, एक तो ये कब एप्लीकेबल है, हेनरी लॉ हाई प्रेशर पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। लिमिटेशन क्या है, एट हाई प्रेशर the value of KH deviates. High pressure
प्रेशर पर KH की वैल्यू डिफरेंशिएट होने लग जाती है बेटा, अलग अलग वैल्यू आने लग जाती है सेम गैस के लिए हाई प्रेशर पे, यानी KH कांस्टेंट नहीं रह पाता उस टाइम पे, यानी हाई प्रेशर पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमारे पास जो हेनरी लॉ है वो हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा बेटा, ये सिर्फ लो प्रेशर पे ही काम आता है। अब टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, अगर हाई प्रेशर पे काम कर रहा है तो हाई प्रेशर पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब लो टेम्परेचर पे काम करेगा। ये कब नहीं होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा, सॉरी हाई प्रेशर पे ये काम कर रहा है तो लो टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर जब लो होगा, टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाएगा तब भी ये फेल हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर हो जाएगा जब लो हो जाएगा तब भी फेल हो जाएगा। और अगर हाईली सोल्यूबल गैसेज है, हाईली सोल्यूबल गैसेज में भी हेनरी लॉ काम नहीं करता बेटा, हाईली सोल्यूबल गैसेज में भी हेनरी लॉ काम नहीं करता है। टेम्परेचर टू लो हो जाए तो भी काम नहीं करता है, टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाए तब भी ये काम नहीं करेगा। उसके बाद बेटा अगर जो गैस हमने ली है मिक्सचर में, अगर वो केमिकली रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव विद सॉल्वेंट, तो भी हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। मतलब उसे कंडीशन क्या है हेनरी लॉ को पॉसिबल होने के लिए? एक तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बेटा गैस की, यानी सॉल्यूट की केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गैस हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। इन कंडीशन को छोड़ के बाकी कंडीशन में हेनरी लॉ लग सकता है। अब बेटा बताते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होती है। एप्लीकेशन पार्ट क्या है हेनरी लॉ का? एप्लीकेशन, कई बार क्या होता है कि वो हेनरी लॉ की स्टेटमेंट पूछ लेता है, उसके साथ लिमिटेशन और एप्लीकेशन पूछ लेता है, तो 1 नंबर की जो स्टेटमेंट हो जाती है, 1 नंबर की उसकी लिमिटेशन या फिर एप्लीकेशन आ जाती है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हेनरी लॉ पूछ लेता है, न्यूमेरिकल आता है तो फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बेटा, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में जब बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ तब क्या पूछता है एप्लीकेशन पार्ट में? सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखी होगी कि सोडा बोतल जो होती है, कोका कोला वाली बोतल सबने खोली होगी ना, पेप्सी वाली बोतल, वो अंडर हाई प्रेशर सील की जाती है, सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ऐसा क्यों भाई? हाई प्रेशर के अंदर ये सील क्यों की जाती है? क्योंकि लो प्रेशर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, लो प्रेशर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है गैस की, प्रेशर हाई करते हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो सोडा बोतल के अंदर CO2 गैस होती है ना बेटा, CO2 गैस होती है, उसको प्रेशराइज करके सोल्यूबल बना दिया जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स जो CO2 गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या है हमारे लिक्विड में जो कोल्ड ड्रिंक होगी उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग सील ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग बोतल खोलते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, तो होता क्या है, कैप जैसी अलग होती है, अचानक से आवाज आती है एफरवेसेंस के साथ, CO2 के बुलबुले उठने लगते हैं। आपने देखा होगा ना उसमें से बुलबुले उठते हैं, कई में झाग भी उठ जाते हैं, बुलबुले आते हैं। वो बुलबुले क्या है? वो CO2 गैस है जो बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बोतल के अंदर के प्रेशर में फर्क था, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करेगा, अंदर वाला प्रेशर, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर कम है और अंदर ज्यादा था, तो वो प्रेशर CO2 गैस बाहर रिलीज होगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बेटा, ठीक है, दोनों साइड। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो सोडा बोतल में होती है बेटा, पैकिंग ऑफ सोडा बोतल्स जो होती है वो होती है। दूसरी एप्लीकेशन सी डाइवर यूज करते हैं बेटा, सी डाइवर्स, और तुम क्या कह सकते हो स्कूबा डाइवर्स, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। मूवीज में देखा होगा ना, जेम्स बॉन्ड वाली मूवी में देखा होगा, वो एक सूट पहन के एक ऑक्सीजन टैंक का सिलेंडर टांग के अंदर घुस जाता है पानी में, बहुत डीप तक चला जाता है। तो इसमें भी एप्लीकेशन किसकी है बेटा, हेनरी लॉ की है। देखो जितने भी सी डाइवर्स होते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन जनरली मिक्सचर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो जाती है, इजीली मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, ब्लड के साथ। तो ऑक्सीजन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी तो डेप्थ में क्या हो जाता है, प्रेशर, जो प्रेशर है अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। बॉडी के अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, और अंदर अगर गैस का प्रेशर कम होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि अब वो ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, तो इसी वजह से क्या करते हैं, ऐसी ऑक्सीजन लेके जाते हैं जिसके अंदर हीलियम भी मिक्स हो। अगर ऐसा नहीं हो ना तो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, हमारी वेन्स में जो नाइट्रोजन घुसेगी ना
जब ऊपर आना शुरू करेंगे तो वो नाइट्रोजन प्रेशर घटने की वजह से क्या रिलीज आउट होगी। अब प्रेशर जैसे ही घटा तो रिलीज आउट होगी, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त क्या होगा, हमारी वेन्स में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होगा, बबल्स उठेंगे, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे, एयर बबल बन जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है उसकी जो वेन्स में जो ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, बेंड्स बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। बेंड बोलते हैं या बेंड्स कह सकते हो, बेंड बोलते हैं, दा बेंड बोलते हैं इस कंडीशन को, बेंडिंग बोलते हैं या बेंड बोल देते हैं इस कंडीशन को। और इसी से दा बेंड्स बोलते हैं। इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, हीलियम मिक्स की जाती है। हीलियम मिक्स की जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, क्योंकि हीलियम क्या होता है, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है बेटा। मैंने शुरू में ही लिखा था कुछ गैसेज H2, O2, N2 और उनके साथ क्या था, हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है बेटा। वो तो वो ब्लड में सोल्यूबल जब और दूसरी चीज, हीलियम के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है बेटा कि वो हमारी ब्लड सेल के अंदर से ही जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से इजीली पास कर जाती है। मतलब वो रुकती नहीं है, वहां पर पास कर जाती है और इजीली ब्रीद आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इजीली ब्रीद आउट कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन क्या होती है बेटा, हाई एल्टीट्यूड पर होती है। सेम थिंग हाई एल्टीट्यूड पर भी होती है। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है भाई, हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर O2 है वो लेस देन होता है। ठीक है, आउटसाइड जो है ग्राउंड लेवल है, जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर हो गया, मान लो यहाँ है और एक बंदा पहाड़ पे रह रहा है, शिमला में है मान लो, ठीक है, रोहतांग पास में है, लद्दाख में है, तो वहाँ क्या है, हाई एल्टीट्यूड है, हाइट बहुत है सी लेवल से, तो जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से यहाँ से वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर वहाँ पर कम हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है बेटा, इसीलिए ब्रीदिंग में दिक्कत आती है। और वही हमारा क्या होता है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है बेटा। ठीक है।